अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमारा ख़त्म हो चुका था और आज से एक नए चैप्टर का आगाज़ है जो कि चैप्टर नंबर 11 है और इसका नाम हीट है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग हीट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। हीट से रिलेटेड कुछ लॉज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे। वो सारे के सारे इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हीट और टेम्परेचर है। दिखने में तो ये दोनों चीज़ें एक ही लगती हैं कि हीट और टेम्परेचर जो है सेम है, लेकिन असल में इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है और ये दोनों चीज़ें जो है मुख्तलिफ हैं। और वही चीज़ आज इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कि एवरेज है, उसके बारे में आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि वो जो एवरेज और टोटल है उसका कॉन्सेप्ट इन दोनों के अंदर आता है और वही बेसिकली इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस है। तो एवरेज और टोटल इन दोनों के दरमियान फ़र्क या फिर एवरेज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो शायद आप लोगों में से काफ़ी सारों को उसके बारे में ना पता हो, तो इसलिए हम लोग पहले उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर आखिर में जाके जो है वो रिलेट करेंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज और टोटल की, वो आखिर में जाके इन दोनों की डेफिनेशंस के साथ, जो सबसे आखिर में डेफिनेशन पढ़ेंगे इन दोनों की, उसके साथ रिलेट करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज के कॉन्सेप्ट से। एवरेज मैथमेटिक्स के अंदर एक ऐसी वैल्यू होती है जो तमाम के तमाम मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे एवरेज कर्व्स आपने क्रिकेट के अंदर, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट के अंदर सुना होगा कि हमें साइड पे टीवी के एवरेज रन रेट लिखी हुई नज़र आ रही होती है। तो वो एवरेज रन रेट का मतलब क्या होता है? फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो मैच है वो 3 ओवर का है, फर्स्ट ओवर, और ये हमारे पास सेकेंड ओवर हो गया और ये जो है ये थर्ड ओवर हो गया। और फर्स्ट ओवर में जो रन बनाए गए वो 5 थे और हमारे पास जो सेकंड ओवर में रन बनाए गए वो 6 थे और इसी तरह थर्ड ओवर में जो रन बनाए गए वो 7 थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यार एवरेज बताओ कि एक ओवर में कितने रन बने, अगर वैसे ही कोई आपसे पूछे कि यार एवरेज बताओ एक ओवर में कितने रन बनाए इन्होंने, तो एवरेज एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि हर मेंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी कि हर ओवर के अंदर कितने रन बने तकरीबन। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको टोटल रन निकालने पड़ते हैं। और टोटल रन कैसे निकलेंगे? इन सबको ऐड करके। तो अगर टोटल रन हम लोग निकालें जितने उस टीम ने, किसी टीम ने बनाए हैं, तो वो 5 + 6 + 7 करके आएंगी और वो इक्वल होंगे 18 के। तो ये जो हमारे पास है ये टोटल रन है जो किसी टीम ने बनाए 3 ओवर के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यार एवरेज बताओ कि एक ओवर के अंदर उन्होंने कितने रन बनाए, तो एवरेज निकालने के लिए या फिर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि टोटल डिवाइडेड बाय मेंबर्स, कि टोटल जो आपके पास वैल्यू आई है आप उसको ऊपर रखो, यानी कि जो हमारे पास 18 है वो हम लोग ऊपर रखेंगे और नीचे जितने मेंबर्स थे, चूँकि यहाँ पे 3 ओवर थे तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो एवरेज रन रेट आ जाएगी, या फिर एवरेज आ जाएगा कि यार एवरेज उन्होंने एक ओवर के अंदर 6 रन बनाए। तो इस तरह 6 6 6 कितने हो गए? 18। तो एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हर मेंबर को इक्वली रिप्रेजेंट कर रही होती है। और ये कैसे निकलती है? टोटल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं मेंबर्स के ऊपर, तो वो जो टोटल हमारे पास रन्स होते हैं या फिर टोटल कोई भी चीज़ होती है वो डिवाइड हो जाती है हर मेंबर के ऊपर, और हमें ये पता लग जाता है कि वो जो टोटल था वो अब हर मेंबर के ऊपर कितना जा रहा है, या फिर हर मेंबर के पास, या फिर अगर यहाँ पे हमने ओवर की बात की है तो हर ओवर के अंदर एवरेज कितने रन बने। तो ये जो हमारे पास 6 आया है ये एवरेज है और जो टोटल था वो हमारे पास 18 था। तो ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है, एवरेज और टोटल में क्या फ़र्क है और ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये जब हम लोग हीट और टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहे होंगे और यही बेसिकली उन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट की डेफिनेशन के साथ और हीट को डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं।
तो हीट की डेफिनेशन से पहले अगर हम लोग इसको एक कॉमन ऑब्जर्वेशन, एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो फ़र्ज़ करो कि मेरे पास एक पतीला है या फिर कोई मेटल है या फिर कोई प्लेट है, और अगर मैं उसको ले जाके आग के ऊपर रख दूँ तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि हम उसको टच भी नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे हम लोग गौर करें और देखें कि उस आग से कौन सी ऐसी चीज़ निकल के उस पतीले के अंदर चली गई या उस मेटल के अंदर चली गई जिसने उसको गर्म कर दिया, तो यहाँ पे जो चीज़ है जो आग से निकल के पतीले के अंदर गई है वो हमारे पास हीट है। और काफ़ी सारे लोग जो है वो हीट को सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बोलते हैं या फिर वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बोलते हैं, कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है ये हीट है। और काफ़ी सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हीट खुद एक एनर्जी है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमने भी अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था। और यहाँ पे भी हम लोग इसकी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखने वाले हैं, जो सबसे आसान डेफिनेशन है, वो यही है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfers from hot body to cold body. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। काफ़ी सारे लोग जो है वो हीट को एज अ एनर्जी कंसिडर करते हैं, और हमारी बुक्स के अंदर भी जो डेफिनेशन लिखी होती है, सबसे आसान डेफिनेशन वो यही होती है कि हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। और चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी हमने जब एनर्जी को डिस्कस किया था तो उसकी टाइप्स के अंदर हीट को भी डिस्कस किया था कि हीट जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी की ही एक टाइप है। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। जो हमारे पास फिज़िक्स वाला काम होता है, कोई भी बॉडी अगर वो वर्क करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी रखती है तो हम बोलते हैं कि वो एनर्जी है। तो हीट की भी एग्जांपल्स काफ़ी सारी हमने देखी थी कि जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स इंजन होते हैं, जो बाइक्स वगैरह या गाड़ियों वगैरह के अंदर होते हैं, उनके अंदर पेट्रोल जो है वो बर्न हो रहा होता है और हीट रिलीज़ कर रहा होता है, और उस हीट को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए जो हम लोग गाड़ियाँ मूव करवाते हैं, रन करवाते हैं या वर्क करवाते हैं उनसे। इसी तरह पुराने ज़माने की जो ट्रेनें थी उनके अंदर कोयले डालते थे, हीट रिलीज़ होती थी, और वो जो हीट होती थी उसको यूज़ करते हुए हम लोग ट्रेन को रन करवाते थे। ये एग्जांपल भी हमने वहाँ पे देखी थी। एक और हमने अपनी बॉडी की एग्जांपल देखी थी कि हमारे सेल्स के अंदर जो कंबस्शन रिएक्शन हो रहा होता है, ऑक्सीजन जाके जो रिएक्शन करवाती है, उसके नतीजे में हीट रिलीज़ हो रही होती है, और उस हीट को यूज़ करते हुए हम लोग अपने सारे काम वगैरह कर रहे होते हैं। तो हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, और ये ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर। अब ये वाली जो चीज़ है कि ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है, इसका जवाब ये वाली डेफिनेशन नहीं दे सकती। और वैसे भी हीट को अगर समझना हो तो ये वाली डेफिनेशन सिर्फ ये बताती है कि हीट जो है ये एक एनर्जी की फॉर्म है। तो इसकी एक और माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन जो कि आपकी बुक्स के अंदर भी मौजूद है, और वो जो डेफिनेशन है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हमें हीट को डिफ़ाइन करके बताती है कि हीट असल में है क्या, और जिसके अंदर हमें इसका भी जवाब मिल जाता है कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर क्यों ट्रांसफ़र होती है। तो वो डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ने से पहले हमारा एक जो कॉन्सेप्ट था, जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर पढ़ा था, जब हमने ये 10 चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी पहली वीडियो के अंदर ही काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर मैटर हमने डिस्कस की थी। तो उसके अंदर देखा था कि फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास ब्लॉक है, तो ये जो हमारे पास मैटर है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ये कॉन्टीन्यूस मोशन के अंदर है। ये वाला पॉइंट भी हमने उसी वीडियो के अंदर जो है वो देखा था कि जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं ये मोशन के अंदर है, तो इसलिए इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है? वो रोटेशनल भी हो सकती है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, और वाइब्रेशनल भी हो सकती है। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में रखते हुए अगर हम इसकी एक और माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन देखें हीट की, तो वो जो माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन है वो ये है कि द
total kinetic energy of the molecules present in a body is called heat। कि ये जो हमारे पास इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, हमें पता है कि हर मॉलिक्यूल के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है, मोशन के अंदर है। तो अगर हम इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालें, मतलब जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी को टोटल कर दें, सम कर दें, ऐड कर दें, वो हमारे पास जो है वो हीट कहलाएगी। तो हीट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हीट इज़ अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जितनी भी एनर्जी है, हर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, और जब आप सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को ऐड करोगे, ये भी सारे जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर मॉलिक्यूल की जब एनर्जी को आप ऐड करोगे तो जो आपके पास टोटल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी इस पूरे के पूरे ब्लॉक के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी, वो हमारे पास हीट कहलाती है। और एक और बात जो उन्होंने बुक के अंदर बताई हुई है वो ये है कि इट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। कि ये हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जो हीट है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। वही बात जो ऊपर लिखी हुई थी कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही है कि टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से ही जो ये हमारे पास हीट है ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है। और ये वाला पॉइंट हम लोग जब टेम्परेचर पढ़ लेंगे, अभी हम लोग फ़िलहाल टेम्परेचर की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो जब हम लोग टेम्परेचर पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग इस वाले पॉइंट को दोबारा से एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वैसे भी अगर हम लोग खुद भी देखें डेली लाइफ के अंदर भी, तो अगर कोई हम लोग गर्म चीज़ और ठंडी चीज़ को आपस में मिलाते हैं, यानी कि उनको कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो कुछ देर बाद हम ये फील करते हैं या फिर ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो दोनों हमारे पास चीज़ें हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई हैं, यानी कि असल में भी हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, हम उस या फिर उसके पीछे हो क्या रहा होता है, उस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। और ये वाली जो डेफिनेशन थी और ये जो पीछे कॉन्सेप्ट था ये जहन में रखना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बढ़ने वाले हैं टेम्परेचर की तरफ। तो टेम्परेचर जो है वो हमारे पास, तो सबसे पहली जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये डेफिनेशन आपने अक्सर जगहों पे पढ़ी होगी, यानी कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ी होगी। और वैसे भी सबसे आसान और सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है इस टेम्परेचर की वो ये है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। और ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है, ये जो होता है हमारे पास टेम्परेचर होता है। जैसे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें हम लोग क्या चेक कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है। और इसके अलावा अगर आपके सामने कोई कॉफ़ी का या फिर कोई चाय का कप ला के रख दे तो आप उसको चेक करते हैं कि ये कितनी ज़्यादा गर्म है, हाथ से फील करके। तो वो जो कितनी ज़्यादा गर्म है वो हमारे पास टेम्परेचर होता है कि कोई बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म है या फिर कितनी ज़्यादा ठंडी है। ठंडी की एग्जांपल ये है कि आपके सामने कोई बर्फ़ ला के रख दी जाए और आप उसको चेक करो कि ये कितनी ज़्यादा ठंडी है, यानी कि इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा कम है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर होता है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। सबसे आसान डेफिनेशन के मुताबिक कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है या फिर कितनी ज़्यादा ठंडी है। अब अगर इसकी भी माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन की बात की जाए, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके समझा जाए कि असल में टेम्परेचर होता क्या है, तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो हमें क्या बताती है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स
present in a body is called temperature. तो ये इसकी जो है हमारे पास दूसरी माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन है, या फिर मॉलिक्यूलर लेवल वाली डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि ये हमें डीप के अंदर जाके, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके बताती है कि टेम्परेचर असल में होता क्या है। और इसके लिए वही जो हमने ब्लॉक कंसिडर किया था, तो फ़र्ज़ करो कि वही हमारे पास ब्लॉक है और ये इसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि ये मोशन के अंदर होंगे। तो हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी एक मॉलिक्यूल की, यानी कि एक मॉलिक्यूल के हिस्से में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी वो हमारे पास टेम्परेचर कहलाता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और यही जो होता है वो हमारे पास टेम्परेचर होता है। तो शुरू में जो हमने वो एवरेज और टोटल वाली बात की थी, अब उसको यहाँ पे हमने रिलेट करना है टेम्परेचर और हीट के साथ। हीट क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सब की एनर्जी को ऐड करो, सम करो, तो जो आपके पास आंसर आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स की, जितने भी इस बॉडी के अंदर मौजूद है, वो आपके पास हीट कहलाएगी। और अगर इन सब के सब का, यानी कि उस टोटल का पूरे का आप एवरेज ले लो, तो जो एक मॉलिक्यूल के हिस्से में काइनेटिक एनर्जी आएगी वो हमारे पास टेम्परेचर कहलाता है। एक मॉलिक्यूल के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर, और अगर इन तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज़ को, काइनेटिक एनर्जीज़ को ऐड कर दें, टोटल कर दें, तो वो हमारे पास हीट कहलाती है। अब अगर वही पहली वाली एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे रिलेट करें और समझने की कोशिश करें हीट और टेम्परेचर को, तो फ़र्ज़ करो कि ये मेरे पास एक बॉडी है और इसके अंदर सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल्स हैं। ये मेरे पास एक बॉडी है जिसके अंदर सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक हमें पता है कि ये जो है ये मूव कर रहे होंगे, हर डायरेक्शन के अंदर इधर उधर मूव कर रहे होंगे, यानी कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो फ़र्ज़ करो कि पहले वाले मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 5 जूल है, और इसके पास जो एनर्जी है वो हमारे पास 6 जूल है, और इसके पास जो एनर्जी है वो हमारे पास 7 जूल है। तो जो हमने हीट की डेफिनेशन पढ़ी, हीट की डेफिनेशन क्या थी? अगर हीट यहाँ पे लिखें तो हीट जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और जो टेम्परेचर ऊपर हमने पढ़ा ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। और इन तीनों को अगर आप लोग टोटल करोगे तो टोटल हमें पता है कि इसका आंसर जो है वो आएगा 18 जूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हीट है, यानी कि ये जो बॉडी हीट कंटेन कर रही होगी वो 18 जूल की होगी। और अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज का आंसर भी हमें पता है कि 6 आएगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो 6 जूल होगी। तो एवरेज का मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल तकरीबन कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। तो अगर टोटल करें काइनेटिक एनर्जीज़ को तो वो हमारे पास हीट, और अगर एवरेज देख लें कि एक मॉलिक्यूल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो वो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर कहलाता है। तो ये हीट और टेम्परेचर के दरमियान में डिफरेंस भी है कि हीट जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है और टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर यूनिट की बात की जाए तो जो हमारे पास हीट का यूनिट होता है, यानी कि हीट को जिस यूनिट के अंदर हम लोग मेजर करते हैं वो जूल है। तो इसका जो यूनिट है, यानी कि जिसके अंदर इसको हम लोग मेजर करते हैं वो जूल है। और जो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोग ऐसा जो यूनिट है इसका वो केल्विन है, इसको हम लोग केल्विन के अंदर मेजर करते हैं। और बाकी जो इसकी यूनिट है वो सेल्सियस भी है, और इसके अलावा फ़ारेनहाइट भी है, जिसके अंदर हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट जो अक्सर थर्मोमीटर के अंदर मौजूद होता है। और इसकी दूसरी जो यूनिट है वो हमारे पास कैलोरी है, जो कि एक बड़ी यूनिट है। ऐसा ही यूनिट जो है वो इसकी जूल है, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास केल्विन है। तो हीट हमारे पास क्या थी? या तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, या फिर अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है। मॉलिक्यूल्स की जितनी भी मौजूद होते हैं किसी बॉडी के अंदर, उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास हीट होती है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर सिंपल डेफिनेशन के मुताबिक
कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है, वो हमारे पास टेम्परेचर कहलाता है। और अगर इसकी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आती है एक मॉलिक्यूल के पास, वो हमारे पास टेम्परेचर होता है। और अब सबसे आखिर में वो जो हमने पॉइंट वहाँ पे छोड़ा था और बोला था कि एंड में हम लोग इसको समझेंगे कि जो हीट है यानी कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। उसके पीछे क्या रीज़न है या फिर उसके पीछे वो कैसे एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है, वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो उसके लिए फ़र्ज़ करो कि हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है यानी कि वो हॉट बॉडी है हमारे पास, और जो दूसरा है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम है यानी कि वो कोल्ड बॉडी है, और हम उन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके आए हुए हैं। तो ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका जो टेम्परेचर है वो समझो कि 70 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये हमारे पास जो है वो हॉट बॉडी है। तो इसके पास जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे, और जो दूसरी बॉडी है उसको हम लोग बिल्कुल इसके साथ जो है वो इस तरह से कांटेक्ट में रखा हुआ है इस बॉडी को, और इसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये इसके मुकाबले में कोल्ड बॉडी है। ये हॉट बॉडी है, यहाँ पे इसको लिख भी दो कि ये जो है ये हॉट बॉडी है, और ये जो है ये हमारे पास कोल्ड बॉडी है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी पूरे यहाँ पे मौजूद होंगे, यानी कि ये बॉडी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। अब इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और इसका जो है वो कम है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या, अगर टेम्परेचर की मॉलिक्यूलर लेवल वाली या फिर माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन से देखें तो टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल के पास जो आ रही है वो ज़्यादा है इसके मुकाबले में, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होंगे इसके मुकाबले में। और ये वाला जो है इसका टेम्परेचर जो है कम है, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के हिस्से में जो आ रही है वो कम है। तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो हल्का मूव कर रहे होंगे इसके मुकाबले में, यानी कि इसके मॉलिक्यूल जो है वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं और इसके जो है वो हल्के हल्के मूव कर रहे हैं। इसके तेज़ी से मूव कर रहे हैं और इसके बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो जब हम इसको इन दोनों चीज़ों को आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं तो यहाँ पे जहाँ से ये कांटेक्ट के अंदर है इस वाली बॉडी के मॉलिक्यूल तेज़ी से जाके हिट करते हैं इस वाली बॉडी के मॉलिक्यूल्स को। अब चूँकि ये ज़्यादा तेज़ है और वो हल्के हैं तो जब ये जाके उनके साथ टकराते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो कि हमने काइनेटिक एनर्जी जब पढ़ रहे थे हम लोग उसके अंदर भी देखा था कि जब काइनेटिक एनर्जी जाके किसी काइनेटिक एनर्जी जिसके पास होती है जिस बॉडी के पास, वो जब जाके किसी से टकराती है तो उससे वर्क करवा देती है, यानी कि वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है दूसरी वाली के अंदर। तो होगा क्या कि ये वाले सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो हैं ये तेज़ी से मूव करेंगे और जाके हिट करेंगे ये वाले मॉलिक्यूल्स को और अपनी कुछ एनर्जी जो है इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि फिर ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स भी थोड़ा थोड़ा तेज़ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर ये तेज़ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इनके पीछे जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये उनसे जाके टकराएंगे और उनको एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। अब इनकी जो थोड़ी बहुत एनर्जी कम हुई होगी पीछे वाले मॉलिक्यूल जो है इनको ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरह ये गैमा गैमी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो धक्कम पेल है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये वाले अगले वालों को हिट करेंगे, ये अगले वालों को हिट करेंगे और करते करते जब तक ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स एक जैसी एनर्जी से एक जैसी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से मूव करना ना स्टार्ट कर दे, ये धक्कम पेली और ये लड़ाई झगड़ा जो है वो स्टार्ट रहेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। और होगा क्या कि इसका जो टेम्परेचर है वो गिरेगा, यानी कि तकरीबन फ़र्ज़ करो कि 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया और इसका जो है वो बढ़ जाएगा और ये भी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। और जैसे ही इन दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, यानी कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दोनों बॉडीज़ के उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम हो गई है। ये भी एक ही एनर्जी से मूव कर रहे हैं और ये भी एक ही काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। तो टेम्परेचर सेम होने का मतलब ये है कि जो हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स हैं दोनों की उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो अब सेम हो गई है। और अगर रियल लाइफ में भी हम लोग ऐसे देखें तो जब हम कोई हॉट बॉडी लेके आते हैं और कोल्ड बॉडी लेके आते हैं और उन दोनों को आपस में इस तरह से कांटेक्ट में रखते हैं तो उसके पीछे यही रीज़न हो रहा होता है कि जो हमारे पास हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी का मतलब ये कि उसका टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो वो ज़्यादा है। और जो हमारे पास कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर कम है
यही इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस है। वो जो पॉइंट हमें बता रहा था कि जो हमारे पास हीट है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस है। तो ये जो हमारे पास हॉट बॉडी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होंगे, ये जाके हिट करेंगे इस कोल्ड बॉडी वाले मॉलिक्यूल्स को जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो थोड़ी कम होगी, और फिर करते करते जो है ये धक्कम पेली स्टार्ट हो जाएगी और गहमा गहमी स्टार्ट हो जाएगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक दोनों बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम ना हो जाए। और एक और बात है, एक और कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे डिस्कस करना जो है वो लाजमी है। अक्सर लोग जो है इसको गलत समझते हैं। वो क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि बर्फ़ लेके आओ, हम हाथ पे लगाएं तो हमारा हाथ जो है वो ठंडा हो जाए, या फिर बर्फ़ लेके आओ पानी के अंदर डालें, गर्म पानी के अंदर डालें तो जो पानी है वो ठंडा हो जाए। असल में पीछे क्या हो रहा होता है कि जो वो गर्म पानी है और जो हमारा हाथ है ये उस वक्त हॉट बॉडी होती है, यानी कि इसका टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और बर्फ़ कोल्ड बॉडी होती है, यानी कि उसका टेम्परेचर कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके पीछे हो क्या रहा होता है कि जब हम बर्फ़ को यहाँ पे लगाते हैं हाथ के ऊपर, तो हमारे हाथ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है बर्फ़ के अंदर, यानी कि जो हमारा हाथ होता है वो बर्फ़ को गर्म कर रहा होता है, और जो गर्म पानी होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो बर्फ़ से जाके टकराती है, यानी कि बर्फ़ के मॉलिक्यूल से जाके टकराती है। तो असल में बर्फ़ पानी को ठंडा नहीं कर रही होती, बल्कि पानी जो है वो बर्फ़ को गर्म कर रहा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने हीट को और टेम्परेचर को डिटेल के अंदर डिस्कस किया, इनकी डेफिनेशंस वगैरह और इनके दरमियान फ़र्क क्या है वो भी समझने की कोशिश की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।